So first type of the business activity is primary, which is known as the basic activity, which is involved in the extraction of natural resources such as coal mining, fishing, farming, oil drilling. And when you give a closer look to the primary business activity, they are involved in the provision of inputs and raw material to the secondary. Manufacturers को ये raw material और supplies provide करें so that the manufacturers can enable the production and the manufacturing activity. We have an example of the forestry. अब अगर forestry देखा जाए तो one of the activity is deforestation through which we get the wood. When the trees are cut down, we get the wood, and this particular wood will work as an input for the paper making businesses. They are going to use wood in order to make the paper. This particular wood will be used by the wooden furniture manufacturers to make and to manufacture the wooden furniture. So simply, primary business activity is involved in the extraction of natural resources, or they are providing the raw material inputs to the secondary sector. Now, what is secondary is the second type of the business activity, and the secondary activity is involved in the manufacturing, production, or simply processing of goods. So now you can use the word manufacturing, production and processing. सबका मतलब हमारे पास क्या है, सेम है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर ये जो गुड्स हैं हमारे पास, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. गुड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गुड्स. हमारे पास पूरी फैमिली ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द यूनिट मार्केटिंग, दैट इज यूनिट 3. लेकिन यहाँ पे इन ऑर्डर टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, ताकि आगे की चीज़ क्लियर हो जाए, हमारे पास देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स. One is known as tangible and the other one is known as intangible goods. Sir, what is the difference? टैंजिबल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं हमारे पास जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं. फिजिकली एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि दे आर फिजिकली अवेलेबल. द कंज्यूमर कैन टच और फील दैम. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द मोबाइल फोन राइट नाउ, दिस इज द टैंजिबल गुड. फॉर एग्जाम्पल, दिस रिमोट ऑफ एन ए सी रिमोट कंट्रोलर है हमारे पास, इट इज़ नोन एज अ टैंजिबल गुड. तो वो सारे गुड्स जो कि फिजिकली आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, तो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ द मोबाइल फोन. तो सर इनटेंजिबल गुड्स क्या हैं? इनटेंजिबल गुड्स वो सारे गुड्स हैं जो कि हमारे पास फिजिकली अनअवेलेबल हैं, बट दे प्रोवाइड द बेनिफिट टू द कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल, इसी मोबाइल फ़ोन के अंदर वी हैव अ मोबाइल नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क है हमारे पास, जैज़ वायरस जो भी है. तो ये जो मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज हैं, इंटरनेट हैं, क्या आपको वो फिजिकली नज़र आते हैं? क्या आप उनको टच और फील कर सकते हैं? बट यू आर एक्चुअली अवेलिंग दैम. राइट नाउ वी आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट एंड यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस क्लास बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. तो इंटरनेट इज़ अ पर्टिकुलर सर्विस दैट यू आर कंज्यूमिंग. तो हमारे पास वो सारे गुड्स जो कि इंटेंजिबल हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज. तो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है और जो सेकेंडरी टाइप बिजनेस एक्टिविटी है, वो उन सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे पास टेंजिबल हैं, जो कि हमारे पास टेंजिबल है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप टच और फील कर सकते हो. तो सिंपली वो करते क्या हैं, दे यूज इनपुट. दैट मीन्स कि जो प्राइमरी का हमारे पास आउटपुट आ रहा है, वी यूज दैम एज एन इनपुट इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम इस इनपुट को कन्वर्ट कर देते हैं इन टू आउटपुट. सो दिस इज नोन एज द प्रोडक्शन एंड दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. कि सिंपली हमारे पास वुड है एज एन इनपुट ऑफ द या आउटपुट ऑफ द फॉरेस्ट्री. With the help of the factors of production, machinery and labor, we are converting this particular wood into wooden furniture. So this is known as the simple production of a good. तो secondary sector और secondary जो activity है, it deals with the manufacturing, production and processing of goods. It is known as the secondary. Now we have the third type of the business activity in an economy which is known as tertiary. क्या कहलाता है हमारे पास? tertiary कहलाता है. अब सर ये जो tertiary business activity है वो क्या है हमारे पास? Tertiary business activity is involved in the provision of services. And as we know कि services का मतलब क्या है, कि we are talking about the intangible goods. ये वो सारे गुड्स हैं जो कि intangible हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं.
अब से ये जो सर्विसेज हैं ये किसको प्रोवाइड की जाती हैं? सर्विसेज कुछ ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स, आप और मेरे जैसे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कंज्यूमर। और कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि दूसरे फर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। और कुछ पर्टिकुलर ऐसी सर्विसेज होती हैं दैट आर एक्चुअली कंज्यूम बाय बोथ। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग। लोगों के अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, और लोग कंपनीज के अपने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस अकाउंट्स। इंटरनेट हम भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास ई कॉमर्स बिजनेस है वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो और कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो सिर्फ बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिट, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी सर्विसेज। तो सर्विसेज दोनों को टारगेट कर रही होती है, प्रोड्यूसर को भी कंज्यूमर को भी। जैसे गुड्स भी दोनों को टारगेट कर रहे होते हैं कि वी हैव सम गुड्स दे आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल पेप्सी की बॉटल है, इट्स अ कंज्यूमर गुड, इट विल नॉट बी यूज बाय द प्रोड्यूसर। लेकिन ट्रैक्टर, मशीनरी, दे ऑल आर नोन एज द प्रोड्यूसर गुड बिकॉज दे आर यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। तो दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर गुड। सो इट इज़ नोन एज द टर्शरी। टर्शरी का मतलब क्या है, किसके अंदर इन्वॉल्व है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के अंदर। नाउ वी हैव अ फोर्थ टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विच इज नोन एज क्वाटरनरी बिजनेस एक्टिविटी। इट इज़ एन एडिशनल थिंग जो कि आपके पास ओ लेवल्स में नहीं है और आपने जोग्राफी के अंदर भी नहीं पढ़ी हुई। तो व्हाट डू यू मीन द वर्ड क्वाटरनरी, ज़रा समझते हैं। देखो 2020 के अंदर जब हमारे पास कोविड आया, तो कोविड के बाद दैर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट। कुछ इकोनॉमी स्किल बेस्ड इकोनॉमी, टेक बेस्ड इकोनॉमी बन गई, और टेक और आईटी का हमारे पास एक बहुत बड़ा बूम और बूस्ट देखा गया है। Zoom is an application that we are using right now in order to conduct a class. रातों रात बिलियन डॉलर कंपनीज बन गई, स्टॉक प्राइस 200% हमारे पास बढ़ गया। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द कोविड, क्योंकि दुनिया हमारे पास एक शिफ्ट आ गया था और दुनिया हमारे पास ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड थी। वॉट एवर द डीलिंग्स आर, परचेजेस हो रही हैं ऑनलाइन हो रही है, हमारे पास मीटिंग्स हो रही हैं ऑनलाइन हो रही हैं, इंटरनेट के थ्रू वी आर कनेक्टेड। तो जो क्वार्टरली बिजनेस एक्टिविटी है या क्वार्टरली टाइप ऑफ द एक्टिविटी है हमारे पास, इसको कहा जाता है कि दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो सर, क्वार्टरनरी के अंदर और टर्शरी के बीच में डिफरेंस क्या है? क्वार्टरनरी स्पेसिफिकली वो सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं जो कि हमारे पास टेक बेस्ड है, या फिर हमारे पास वो सारी सर्विसेज जो कि नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं। टर्शरी के अंदर तो बहुत सारी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सर्विसेज भी आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, बैंकिंग, ये सब आ रहा है। लेकिन क्वार्टरली स्पेसिफिकली डील्स विद द सर्विसेज दैट आर टेक बेस्ड और द नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। अब एग्जांपल, टेक बेस्ड के अंदर हमारे पास ये आईटी फर्म्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं फॉर द कंपनीज, दे डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर द कंपनीज। इसी तरीके से हमारे पास ये सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं, आईटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितनी भी टेक बेस्ड सर्विसेज हैं वो सारी की सारी क्वार्टरली के अंदर आती हैं। और नॉलेज बेस्ड सर्विस के अंदर हमारे पास वी हैव एन एग्जांपल ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। तो अब ये जो आप ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है जहाँ पे वर्कर्स को ऑफ द बिजनेस ट्रेन किया जा रहा होता है। सो दीज ट्रेनर्स यूज द स्किल्स एंड द नॉलेज टू प्रोवाइड और टू ट्रांसफर द स्किल्स और टू एनहांस द स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसी तरीके से हमारे पास कुछ फर्म्स होती हैं जो कि कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं। तो ये जो कंसल्टेंसी सर्विस होती है, तो जो कंसल्टेंट होते हैं, दे यूज द स्किल, दे यूज द नॉलेज टू प्रोवाइड द एडवाइसेस, सजेशन एंड द कंसल्टेंसी टू द बिजनेसेस। So all those services that includes the technology and the knowledge will be classified as the quaternary. तो डिफरेंस क्या है? हमारे पास टर्शरी के अंदर सारी सर्विसेज आती हैं, क्वार्टरली इज द सब ब्रांच ऑफ द टर्शरी विच स्पेसिफिकली डील्स विद द टेक बेस्ड एंड द नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। So we are done with the concept of primary, secondary, tertiary, quaternary, and how quaternary is different from the tertiary. We are done with it, along with the example. तो quaternary sector का मतलब क्या है कि quaternary sector is comprised of all those businesses that are involved in the provision of services that belongs to the tech or the knowledge. That's it. अब इसके बाद हमारे पास जो additional concept है that we need to understand is कि there is a concept, the concept of industrialization. अब से इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है हमारे पास? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझते हैं जरा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि वी हैव
थ्री फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हम थ्री कंसिडर कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, क्योंकि टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी बोथ आर इन्वॉल्व इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या है हमारे पास? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है हमारे पास कि व्हेन देयर इज अ ग्रोथ इन दी सेकेंडरी सेक्टर, कि अमंग दीज थ्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हो रहा है, या फिर सिंपली हमारे पास जो अमाउंट ऑफ फैक्ट्रीज इन एन इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इकोनॉमी में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि व्हेन देयर इज अ growth in the secondary sector of an economy. It means कि among these three, secondary sector is outgrowing. सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा ग्रो हो रहा है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज हो रही है इन इकोनॉमी, सो इट विल बी नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बांग्लादेश इज इंडस्ट्रियलाइज्ड, बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल क्लोथिंग मैन्युफैक्चर बढ़ रही है, तो यू कैन से दैट द बांग्लादेश इज इंडस्ट्रियलाइज और द बांग्लादेश इज फेसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसी का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज नोन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ सर, व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये जो वर्ड डी है, इट इज नोन एज अ प्रीफिक्स। Whenever a particular thing that is added before a word will be known as prefix. अब ये जो डी है उसका मतलब हमेशा क्या होता है? ऑपोजिट, या उसका मतलब होता है आपके पास नेगेटिव। एक्सेलरेशन में गाड़ी आगे जाती है, डी एक्सेलरेशन में गाड़ी पीछे आती है। रीवैल्यूएशन के अंदर वैल्यू इंक्रीज होती है, डी वैल्यूएशन के अंदर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो वर्ड डी ऑटोमेटिकली किसी भी चीज को ऑपोजिट या नेगेटिव कर देता है। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। देयर इज अ फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, or the number of industries and the amount of industries and the factories are decreasing in an economy, it is known as deindustrialization. अब वो क्यों होती है, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हमारे पास बिजनेस के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं जरा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी क्या होते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? लास्ट क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था दैट वाज इकोनॉमिक सिस्टम, फ्री मार्केट, प्लान, कमांड, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इट इज नोन एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देयर आर थ्री टाइप ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास। एक होता है हमारे पास विच इज नोन एज अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। या फिर सेकंड हमारे पास होता है दैट इज नोन एज डेवलपिंग। और थर्ड हमारे पास होता है दैट इज नोन एज डेवलप्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स इन एन इकोनॉमी: अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। अब सर, ये जो तीन डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ द कंट्रीज। यूएसए, यूके डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, बांग्लादेश, इंडिया डेवलपिंग है, पाकिस्तान इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसको कह रहे होते हैं वैसे का। अब यहाँ पे सर हमें कैसे पता चला यूएसए यूके डेवलप्ड है? कैसे पता चल रहा है? लोग गोरे हैं? ये क्या नहीं। So there are some indicators that will help the economist and the other people to understand and to distinguish between the developed, developing and underdeveloped. तो आज जरा समझते हैं क्या इंडिकेटर्स हैं। इनकम पर कैपिटा, एजुकेशन लिटरेसी रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें। साथ साथ उसके हमारे पास एक और पर्टिकुलर चीज़ है दैट कैन हेल्प यू। एक होता है हमारे पास अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर एज कंपेयर टू सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा बड़ा होगा। डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर अमंग दीज थ्री, सेकेंडरी सेक्टर हमारे पास ज़्यादा बड़ा होगा।
और जो डेवलप्ड है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास टर्शरी और क्वार्टनरी सेक्टर ज़्यादा बढ़ा। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन इंडिकेटर, जो कि आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये एक्टिविटीज़ के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग या डेवलप्ड है। अलॉन्ग विद द अदर दूसरे भी मैटर करते हैं, दूसरे इंडिकेटर्स भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये हैं, दूसरे इंडिकेटर्स भी हैं जो कि कंसिडर किए जा सकते हैं। अब समझते हैं ज़रा। सर, क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा? क्या बांग्लादेश डेवलपिंग शुरू से नहीं, बांग्लादेश अंडर डेवलप था, डेवलपिंग हो गया, इंडिया अंडर डेवलप था, डेवलपिंग हो गया, यूएसए डेवलपिंग था, डेवलप्ड हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है? यस। डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलपिंग भी हो सकती है, कोई डिजास्टर आ गया, डेवलपिंग से अंडर डेवलप्ड हो गए। श्रीलंका एज एन एग्जांपल कि भाई जब वो चाइना के डेट सर्कल के अंदर फंस गया था, तो श्रीलंका बिकम द बैंकक्रप्ट, और श्रीलंका ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी, पोर्ट वगैरह सब चाइना के पास चले गए थे, अंडर डेवलप्ड हो गया। ये होता है हमारे पास। इकोनॉमी चेंज द स्ट्रक्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये चेंज आता है हमारे पास, तो इसको कहा जाता है कि इट इज नोन एज अ चेंज विच इज नोन एज स्ट्रक्चरल चेंज। इकोनॉमी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। And those who are studying economics, or those who have studied economics in the O levels, they can understand and they can relate कि structural unemployment is one of the cause, structural change is one of the cause that can lead to the structural unemployment। तो यहाँ पे रिलेट होता है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली बहुत स्लो जाऊंगा समझाने के लिए। मेरी इकोनॉमी जब अंडर डेवलप थी तो प्राइमरी इंपॉर्टेंट था, अब डेवलपिंग हो गई है तो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस चेंज हो गई, हाँ सर चेंज हो गई। जब डेवलप्ड हो गया तो टर्शियरी क्वार्टरली इंपॉर्टेंट हो गया, सेकेंडरी की रिलेटिव इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात हम एंड में करते हैं, पहले इसको ज़रा समझते हैं। अगर इकोनॉमी डेवलपिंग है तो सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर होता है? अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलपिंग से अंडर डेवलप्ड हो गया, सेकेंडरी से प्राइमरी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और सेकेंडरी सेक्टर कम हो जाएगा, प्राइमरी बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमी इज फेसिंग दी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ आता है? और अगर हमारी डेवलपिंग से डेवलप्ड हो गई तो सेकेंडरी से इंपॉर्टेंस टर्शरी की बढ़ जाएगी, तो अब सर्विस की प्रोविजन ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग से। we'll be having lawyers, doctors, accountants, IT डेवलपर्स, इंजीनियर्स, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये होंगे। तब भी तो हमारे पास भैया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बच्चा कहता है सेकेंडरी से हमारे पास प्राइमरी की तरफ जाते तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का रियल कॉन्सेप्ट क्या है? द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी सेक्टर। तो जब सर्विस की तरफ ट्रांजिशन आएगी तो भी तो हमारी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कम हो जाएंगी, तब भी तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर गिर जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास शिफ्ट आ रहा है, दोनों केसेस में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। लेकिन अगर मैं डेवलपिंग से अंडर डेवलप्ड हो रहा हूं तो बैकवर्ड जा रहा हूं, इनकम पर कैपिटा कम हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और डेवलपिंग से डेवलप जा रहा हूं तो इट्स अ फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, उसमें भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन इट्स अ फॉरवर्ड शिफ्ट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, और जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि समझाना था। अब इसके बाद द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस टॉपिक इज विच बिजनेस एक्टिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब जब मैं ऑन कैंपस क्लासेस लेता हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरी क्लास थी, तो सऊदी के अंदर हमारे पास तकरीबन कुछ 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो मैंने जब उनसे एएस के अंदर ये पूछा कि भाई कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो किसी ने कहा प्राइमरी। सर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी? सर सेकेंडरी। सर टर्शरी। ऐसे मल्टीपल इनपुट्स आते हैं। तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, या कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो when we started the lecture, तो we discussed this particular thing
कि जब भी हमारे पास इकॉनमी टू इकॉनमी स्ट्रक्चर चेंज होता है तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी तो चेंज होती है। पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड, तो पाकिस्तान के लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के लिए थोड़ी है। यूएस के लिए टेक इंपॉर्टेंट है लेकिन बांग्लादेश के लिए नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी चेंजेस कंट्री टू कंट्री, इकोनॉमी टू इकोनॉमी। तो आ जाए जरा समझते हैं हमारे पास, तो इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? इस अप्रोच को कहा जाता है कॉन्टिंजेंसी अप्रोच, जिसका मतलब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। तो यू हैव टू कंसिडर सम फैक्टर्स इन ऑर्डर टू डिसाइड कि विच बिजनेस एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आज फैक्टर्स देखते हैं क्या है। नंबर वन, आपको ये देखना है कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर है, और which particular sector is creating the job opportunities and the employment for the economy। तो एम्प्लॉयमेंट रेट। अब पाकिस्तान के अंदर रूरल एरिया बड़ा है और हमारे पास एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्राइमरी एक्टिविटीज़ और उसके इंटर रिलेटेड हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, शुगर मिल, फीड मिल्स, फार्मिंग, ये क्रॉप्स वगैरह सब कुछ। तो सबसे ज़्यादा जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइमरी। तो एम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट हो रही है, सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से क्रिएट हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी दैट इज नोन एज एन आउटपुट। ये भी तो आपको कंसिडर करना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा आउटपुट क्या है। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का आउटपुट इतना आता है, लोकली कंज्यूम करते हैं, सरप्लस एक्सपोर्ट करते हैं। अभी फ्रेश सीजन मैंगोज का गया है भाई। पाकिस्तान के जो मैंगोज हैं, आम हैं, वो इतने मशहूर हैं सिंध के कि लोकली भी कंज्यूम होता है, सरप्लस हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, या एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कहाँ से आ रहा है? सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? यूएस की इकॉनमी को देखो ज़रा, निकाल दो अमेजोन, निकाल दो एप्पल, निकाल दो माइक्रोसॉफ्ट, इकॉनमी कहाँ पे जाएगी? दे कंट्रीब्यूट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द इकॉनमी ऑफ यूएसए। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी आपको ये देखनी है। थर्ड, रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, दैट मीन्स टैक्सेस कहाँ से आ रहे हैं। अब लॉजिकल एक बात है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है तो इनकम टैक्स वहाँ से जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वहाँ से बिजनेस के रिलेटेड टैक्सेस जा रहे हैं टू द गवर्नमेंट। सो दैट सेक्टर इज गोइंग टू जनरेट द हाईएस्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, लॉजिकल बात है। फोर्थ हमारे पास है, दैट इज नोन एज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है हमारे पास। आ जाओ। Why farming is possible in Pakistan? Because of the natural resource. The soil is fertile, the climate is suitable. So all these natural capital and the natural resources are contributing. That's why farming is possible. अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ in order to understand. सऊदी अरब, ऑयल टू टूरिज्म। यू कैन निगेट, यू कैन आर्ग्यू, लेकिन यही चीज़ है हमारे पास। सऊदी अरब की जो इकॉनमी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। दे आर शिफ्टिंग देयर रिसोर्सेज, दे आर शिफ्टिंग देयर एलोकेशन पॉइंट ऑफ रिसोर्सेज, चेंज हो रहा है हमारे पास। अरब्स के रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, इट्स अ स्टेटमेंट जो कि मैं कहता हूँ, ऑल इज वेल टिल देयर ऑयल इज इन वेल। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है जब तक कुएं में तेल है। अब एक चीज है हमारे पास, उसकी डिमांड कब होती है? एक चीज है, उसकी वैल्यू कब तक है? जब तक उसकी डिमांड है। अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ऑयल के साथ यही होने वाला है और हो रहा है। देयर इज अ शिफ्ट इन एनर्जी, देयर इज अ शिफ्ट इन द पावर। हमारे पास लोग अब सोलर की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक, हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ऑयल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और ऑयल की वैल्यू कम हो जाएगी। और एक चीज़ जो हमारे पास फाइनाइट है, एक लिमिटेड इन क्वांटिटी है, तो वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? मेरे पास पैसे हैं, लिमिटेड हैं, खत्म हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव? तो दिस इज द केस विद सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेस पर्सन, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एंड टूरिज्म सऊदी अरब का 100% है हमारे पास। थ्रू आउट द ईयर हमारे पास नंबर ऑफ विजिटर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द होली प्लेसेस, द सिटी ऑफ मक्का एंड मदीना। हज उम्रा का सीजन होता है तो 100% टूरिज्म रेट तो है। अब यहाँ पे उसने कहा कि हम इसको और फर्दर ग्रो करेंगे।
कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिलीजियस जर्नीज और हमारे पास ये पिलग्रिमेज हज उम्रे के अलावा भी तो टूरिस्ट पॉइंट हो सकते हैं। वी हैव रियाद, वी हैव दमाम, वी हैव मल्टीपल सिटीज। तो नाउ दे आर डेवलपिंग दीज सिटीज एज अ टूरिज्म पॉइंट। अल्कोहल बैन लिफ्ट हो गया, बीचेस बन रहे हैं, बीच पार्टीज हो रही हैं, हमारे पास कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर डन इन ऑर्डर टू वेलकम द टूरिस्ट फ्रॉम द यूरोप एंड द अमेरिका। क्योंकि नेक्स्ट उनको ये है कि 2030 तक वी हैव टू बिल्ड सऊदी अरब एज अ टूरिस्ट पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल द यूरोपियन एंड अमेरिकन्स। So this is how the shifting and the relative importance will change. तो you need to understand कि हमारे पास availability of resources is one of the factor which is going to decide कि अगर मेरे पास वो resource ही नहीं है, मेरे पास लोग skilled ही नहीं है, I do not have the IT workers, doctors and all, तो मेरी tech services या और भी दूसरी services possible ही नहीं है। फार्मिंग क्यों होनी है? बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, क्लाइमेट सूटेबल है, लैंड फर्टाइल है। So these are the four factors which are going to decide कि which business activity is more important, and country to country relative importance changes. So this is all about the types of the business activity: primary, secondary, tertiary, quaternary, concept of the structural change, industrialization, deindustrialization, along with the concept कि which business activity is most important. So this is all for it. Thank you.